बच्चों, कक्षा 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा, इसका विस्तार से अध्ययन किया। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो भाग 5 के अंतर्गत हम आज अभ्यास प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हमारा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। अर्थात ये प्रश्न ये पूछ रहा है बच्चों कि पृथ्वी की आयु कितनी है। पहला ऑप्शन है 46 लाख वर्ष, नहीं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष, नहीं। और 13.7 खरब वर्ष, ये भी नहीं। तो हमारा सही आंसर आएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आयु हम बता सकते हैं। यहाँ पर इसका दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, या तो 4.6 अरब वर्ष बोल दो या फिर 460 करोड़ वर्ष भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो हम चारों ऑप्शन से जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इयोन्स यहां पर सबसे लंबी अवधि वाला है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, नहीं है। अर्थात एक ऑप्शन ऐसा है जो कि वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं होगा, बाकी 3 उसमें सहायक होंगे। तो उसको देखते हैं। सौर पवन, ठीक है बच्चों, यह सहायक सीधे तौर पर नहीं है, हमने यहां पर देखा था। जबकि गैस उत्सर्जन यह था, विभेदन डिफरेंशिएशन यह भी था, और प्रकाश संश्लेषण यह भी था। तो सौर पवन सीधे तौर पर जो सौर पवन है वो वर्तमान जो वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं। हम ये जानते हैं बच्चों कि ग्रहों को 2 तरीके से भी बांटा गया है, भीतरी ग्रह और बाह्य ग्रह। तो भीतरी ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह भीतरी ग्रह कहलाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों को पट्टी के बीच पाए जाने वाले जो ग्रह हैं वह भीतरी ग्रह कहलाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वे ग्रह जो गैसीय है, नहीं, बिना उपग्रह वाले गैस, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह, सूर्य बच्चों, सूर्य और ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, इनके मध्य में जो 4 ग्रह है उन्हें हम क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह कहते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, भीतरी ग्रह भी कह सकते हैं और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। जबकि इसके बाहर जो 4 ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह भी कहते हैं और जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था। 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, नहीं। 460 करोड़ वर्ष पहले, नहीं। 38 लाख वर्ष पहले, नहीं। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। यह बिल्कुल सही आंसर है कि लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है पृथ्वी पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, जिनका उत्तर हमें 30 शब्दों में देने हैं। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है। हमें बताना है कि पार्थिव जो ग्रह है वो चट्टानी क्यों है। अब पार्थिव ग्रहों के बारे में मैं बता दूं बच्चों, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में जो 4 ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। और पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जैसी इनकी संरचना है, वो बाहरी तत्वों से बने हैं, बजाय के बाह्य जो जोवियन ग्रह है उनके बजाय ये भारी है, पृथ्वी जैसे हैं। और जो बाहर वाले जो 4 ग्रह हैं वो हल्के हैं, हल्की गैसों से बने हुए हैं, इस कारण से। ठीक है, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल भीतरी ग्रह
कहलाते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनकी रचना चट्टानी है। इन ग्रहों के चट्टानी होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसों का संघनन नहीं हो सका और वे घनीभूत नहीं हो सकी। ठीक है। दूसरा है, सूर्य के समीप सौर वायु के अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से अधिक मात्रा में गैस व धूलिकण उड़ा ले गई। इस वजह से वहां पर चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। तीसरा है, पार्थिव ग्रहों के आकार में छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए ग्रह निकली हुई गैसों को रोकने में असमर्थ रहे। इस वजह से पार्थिव ग्रह क्या है? चट्टानी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताएं। तो दो तर्क हैं, तो वैज्ञानिकों के, उनमें अंतर हमें बताना है। पहला है कांट व लाप्लास, दूसरा है चैम्बरलेन व मोल्टन। दोनों में क्या अंतर था? कांट व लाप्लास का पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत एक तारक परिकल्पना कहलाता है। कांट व लाप्लास की जो संकल्पना है वो एक तारक परिकल्पना कहलाती है। वहीं चैम्बरलेन व मोल्टन की क्या कहलाती है? द्वितारक कहलाती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति उस एक निहारिका से मानी गई जिसका अवशिष्ट भाग बाद में सूर्य बना, जबकि चैम्बरलेन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना द्वैतारक परिकल्पना कहलाती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों, कौन कौन से? सूर्य एवं उसके साथी तारे के सहयोग से हुई मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने यह प्रश्न इसमें देखा। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? डिफरेंशिएशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, विभेदन प्रक्रिया आखिर क्या होती है? जैसे कि हमने देखा था कि पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें हल्के और भारी घनत्व के जो पदार्थ थे वो अलग अलग साइड चले गए। जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर आ गए पृथ्वी के, और जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी की गहराइयों में चले गए। इसे हम क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। कैसे लिखेंगे देखते हैं बच्चों। पृथ्वी में हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन या डिफरेंशिएशन कहा जाता है। विभेदन की क्रिया के फलस्वरूप अधिक घनत्व वाले भारी पदार्थ जैसे लोहा और निकिल पृथ्वी के क्रोड में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी परतों में आ गए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न घनत्व वाली परतों की अवस्थिति का प्रमुख कारण विभेदन की प्रक्रिया ही है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने ये देखा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? प्रारंभिक काल में जो पृथ्वी का जो धरातल था उसका स्वरूप किस प्रकार का था? प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप चट्टानी, गर्म, वीरान था। धरातल पर वायुमंडल बहुत विरल था, जिसका निर्माण हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से हुआ था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बिल्कुल भिन्न था। आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के धरातल पर जीवन के विकास से संबंधित अवस्थाएं उत्पन्न हुई और इस पर जीवन का विकास हुआ। इस प्रकार से हमने ये देखा। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल स्थित है। यह वायुमंडल पृथ्वी के केंद्र में स्थित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही उस पर टिका हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन व हीलियम थी। ठीक है बच्चों, हमने यह प्रश्न इस तरीके से देखा। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न है 150 शब्दों में जिनका हमें आंसर देना है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। बिग बैंग सिद्धांत का बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत की मान्यता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने का श्रेय एडविन हब्बल को है, जिन्होंने प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है और समय के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है बच्चों,
ब्रह्मांड के विस्तार की अवस्थाएं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में हुआ। पहला है ब्रह्मांड निर्माणकारी पदार्थ का एक ही स्थान पर स्थित होना। ये बच्चों सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, केवल हम यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेमिंग किस प्रकार से करनी है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ब्रह्मांड निर्माणकारी पदार्थ का एक ही स्थान पर स्थित होना यह पहली अवस्था थी। प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली सभी पदार्थ अत्यंत छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर केंद्रित थे। इन सूक्ष्म पदार्थों का आयतन कम तथा तापमान एवं घनत्व अनंत था। आयतन तो कम था लेकिन तापमान और घनत्व कैसा था? अनंत था। ठीक है। दूसरा है विस्फोट प्रक्रिया द्वारा ब्रह्मांड का तीव्र गति से विस्तार होना। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कालांतर में इन छोटे कणों में तीव्र गति से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण ब्रह्मांड का तीव्र गति से विस्तार हुआ। यह विस्तार आज भी जारी है। ठीक है। विस्तार की घटना 1 सेकंड के अल्पांश में बड़ी तीव्र गति से हुई। इसके पश्चात विस्तार की गति मंद हुई। बिग बैंग होने के प्रारंभिक 3 मिनट में ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। विस्फोट की यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है। यह हमने दूसरा पॉइंट देखा। तीसरा क्या है अवस्था? तापमान में तीव्र गति से कमी आना। बिग बैंग की घटना के घटित होने से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में तीव्र गति से ह्रास हुआ और यह लगभग 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। इसी के फलस्वरूप पारदर्शी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। संक्षेप में ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ। प्रारंभ में यह आकाशगंगाएं छोटी थी, इनके बीच की दूरियां कम थी। बिग बैंग प्रक्रिया के कारण आकाशगंगाओं के मध्य स्थित छोटे गोलकों में विस्फोट हुआ, जिससे आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने लगी, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। ब्रह्मांड का विस्तार पहले तीव्र गति से और बाद में मंद गति से हुआ। इस प्रकार तारों के विस्फोट और पदार्थों के घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ और इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ग्रहों पर हुई और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार सौर मंडल एवं ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत जो बिग बैंग सिद्धांत है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए प्रत्येक अवस्था या चरण को संक्षेप में वर्णन करो। पृथ्वी का जो विकास, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई उसके पश्चात पृथ्वी का जो विकास अर्थात जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इनका विकास कैसे हुआ इसके बारे में हमें यहां पर लिखना है दूसरे प्रश्न में। पृथ्वी का प्रारंभिक स्वरूप चट्टानी, गर्म एवं वीरान था। वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना था। पृथ्वी की संरचना परतदार है। धरातल से लेकर पृथ्वी के क्रोड़ तक कई परतें प्राप्त होती है जिनके घनत्व में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। धरातलीय भाग का घनत्व बहुत कम है, किंतु जैसे जैसे केंद्र में जाते हैं चट्टानों का घनत्व लगातार क्रमशः बढ़ता जाता है। पृथ्वी के विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं या चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्थल मंडल का विकास, कि आखिर में स्थल मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ है। ग्रहाणुओं की संरचना अधिकांशतः घने एवं हल्के पदार्थों से हुई है। ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है? ग्रहाणुओं के एकत्रीकरण से। ठीक है। गुरुत्व बल के कारण जब पदार्थों का एकत्रीकरण हो रहा था तो पिंडों ने पदार्थों को प्रभावित किया, जिससे अत्यधिक ताप की उत्पत्ति हुई। यहां पर जब पदार्थों का एकत्रीकरण हो रहा था तो वहां पर अत्यधिक ताप की उत्पत्ति हुई। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। तापमान की अधिकता के कारण ही चट्टानों के हल्के व भारी पदार्थों का स्तरीकरण होने लगा। भारी पदार्थ केंद्र की ओर जाने लगे और हल्के पदार्थ धरातलीय भाग की ओर आने लगे। अंततः पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हो गया। ठीक है। इसे हमने क्या कहा? विभेदन या डिफरेंशिएशन कहा। यही प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल पर हुई। चंद्रमा की
उत्पत्ति के दौरान भीषण टकराव के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। इसके फलस्वरूप धरातल से लेकर क्रोड तक कई परतों की उत्पत्ति हो गई और यह परतें मुख्यतः इस प्रकार की है। तो स्थलमंडल, यहाँ पर स्थलमंडल में किस प्रकार से परतों का निर्माण हुआ? एक तो शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय ताप बढ़ा। दूसरा, जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उस समय भी ताप बढ़ा। इससे यहाँ परतों का निर्माण हुआ और वर्तमान समय में परपटी या क्रस्ट, प्रावार या मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, ये परतें पृथ्वी पर पाई जाती है। दूसरा है बच्चों वायुमंडल व जलमंडल का विकास। वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की प्रधानता लगभग 99% है। वायुमंडल का विकास निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में हुआ। पहला है आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। दूसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से भाप व जलवायु का उत्सर्जन तथा जैव मंडल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संशोधन। इस कारण से वायुमंडल का विकास हुआ। ठीक है, वर्तमान में जो वायुमंडल का विकास हुआ वो इन 3 अवस्थाओं में हुआ। आदिकालिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। द्वितीय अवस्था में पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें धरातल के ऊपर आई और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी। जलवाष्प के संघनन के कारण वर्षा हुई और पृथ्वी के धरातल पर जल गर्तों में भरने लगा, जिससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है बच्चों, लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले, 250 से लेकर के 300 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में भी ऑक्सीजन की वृद्धि से वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई। और तीसरा है बच्चों जीवन की उत्पत्ति। पहला हमने स्थलमंडल पढ़ा, दूसरा वायुमंडल और जलमंडल पढ़ा और तीसरे में हम पढ़ रहे हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतिम चरण में जीवन की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि धरातल पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन आरंभ हुआ था पृथ्वी पर। और सबसे पहले कहां पर हुआ था? जल के अंदर। ठीक है, जल में सबसे पहले जीवन आरंभ हुआ था और उसके पश्चात स्थल भागों में जीवन आया। रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन पुनर्समूहन हुआ, जिससे निर्जीव पदार्थ जीवित तत्वों में परिवर्तित हो गए। पहले एक कोशिकीय जीवाणु बने और कालांतर में आज के विकसित मानव का विकास हुआ। तो इस तरीके से एक कोशिकीय जीवाणु से आज का मानव तक की जो यात्रा है वो यहां पर देखा। इसके बाद बच्चों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? पहला निहारिका नहीं, ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत नहीं, ग्रहाणु सिद्धांत नहीं और बिग बैंग सिद्धांत वर्तमान समय में नवीनतम सिद्धांत है जिसको हम सर्वमान्य मानते हैं। दूसरा है बच्चों एडविन हब्बल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से है? ज्वारीय परिकल्पना नहीं, निहारिका परिकल्पना नहीं, ग्रहाणु परिकल्पना नहीं, बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग थ्योरी किसने बताई थी? एडविन हब्बल महोदय ने बताई थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों द बिग स्प्लिट का संबंध निम्न में से किससे है? हम जानते हैं द बिग स्प्लिट चंद्रमा से संबंधित है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति से है द बिग स्प्लिट का संबंध है। इसके बाद हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निहारिका या नेबुला किसे कहते हैं? निहारिका या नेबुला किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में स्थित हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और धूल के विशालकाय बादलों को निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनको देखना है। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले हुई थी? लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई थी, जिससे क्या हुआ था? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों जोवियन ग्रह क्या है? गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जोवियन ग्रह
कहते हैं। इनका वायुमंडल हाइड्रोजन व हीलियम से निर्मित है। जो जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति, तो बृहस्पति जैसे जो ग्रह है वो जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इनमें 4 ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और पार्थिव जो शुरुआती जो भीतरी ग्रह होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी जैसे चट्टानी हैं। ठीक है, तो ये जोवियन ग्रह हुए और वो दूसरे पार्थिव ग्रह थे जो भीतरी ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न, भूवैज्ञानिक काल माप क्रम के अनुसार मध्यजीवी महाकल्प को कौन कौन से कल्पों में बांटा जा सकता है? मध्यजीवी जो महाकल्प है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ट्रायोसिक, जूरेसिक और क्रिस्टेशियस। 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, द्वैतारक सिद्धांत क्या है? द्वैतारक सिद्धांत क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वह सिद्धांत या परिकल्पना जो पृथ्वी सहित सौर मंडल की उत्पत्ति 2 तारों से मानता है, द्वैतारक सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के समीप तक दूसरे भ्रमणशील तारे के द्वारा माना जाता है। अर्थात ये सौर मंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है, ऐसा जो सिद्धांत है उसे द्वैतारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बच्चों। इस वर्ग के अधिकांश परिकल्पनाओं का प्रतिपादन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। चैम्बरलिन व मोल्टन, जेम्स जीन्स, जेफरीन, रसेल आदि वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि द्वैतारक सिद्धांत क्या होता है। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने दूसरे चैप्टर के अभ्यास प्रश्न किए। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।